सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। आज हम पढ़ रहे हैं आदिकाल और आदिकाल से संबंधित जितनी भी रचनाएं लगी हुई हैं, कवि हैं, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण आंसर क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। आदिकाल से संबंधित ये जो वीडियो है वो आपके लिए आपकी जो परीक्षा है उसके लिए सफिशिएंट रहेगा और आपके जो रिवीजन है उसमें बहुत ही सहयोग करने वाला है आपको। आज का क्वेश्चन है आदिकालीन काव्य। देखिए, आदिकालीन काव्य में किस प्रवृत्ति का अभाव था? तो देखिए, जो आदिकालीन प्रवृत्ति है उसमें राष्ट्रीय चेतना का अभाव था, क्योंकि राष्ट्रीय चेतना आधुनिक काल के अंतर्गत आती है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सरहप्पा हैं। देखिए, यहाँ पे ट्रिक से याद रखेंगे आप, संस्कृत के क्या हैं? सर हैं। फिर चंद है, वहाँ पे बंद आएगा, तो चंद बंद मतलब चंद्रप्रदायी मिश्र बंधु मानते हैं। शालिभद्र सूरी मतलब शालियों की आपको क्या करनी है? गणना करनी है। तो मतलब शालिभद्र सूरी को मानने वाले थे गणपति चंद्रगुप्त, और स्वयंभू है वो रामकुमार वर्मा को मानने वाले थे। रामकुमार वर्मा वो किसको मानते थे? स्वयंभू को मानते थे। अगला क्वेश्चन है सिद्ध साहित्य से तात्पर्य क्या है? वज्रयान परंपरा के सिद्ध आचार्यों द्वारा रचित साहित्य क्या कहलाता है? सिद्ध साहित्य का जो वज्रयान परंपरा के अंतर्गत जो सिद्ध आचार्य आए हैं उनके द्वारा जो रचित साहित्य है उसको क्या कहा जाता है? सिद्ध साहित्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सिद्ध कवियों में दार्शनिक कवि हैं। सिद्ध कवि हैं उनमें दार्शनिक कवि कौन है? सरहप्पा हैं, कण्हप्पा हैं, गोरखनाथ हैं, लोईपा हैं। देखिए, दार्शनिक कवि कौन है? कण्हप्पा, जिनका जन्म 840 में हुआ था। सरहप्पा हैं, इनका 769 में हुआ था, गोरखनाथ का 840 में, और लोईपा हैं, इनका जन्म क्या है? अज्ञात है। लोईपा जो सिद्ध कवि हैं उनमें सबसे ऊंचा स्थान किसका है? लोईपा का, और सबसे बड़े कौन है? सरहप्पा साहब हैं। अगला है सिद्धों में वाममार्गी भोग प्रधान साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप पनपा संप्रदाय कौन सा है? तो देखिए, नाथ संप्रदाय है। क्यों पनपा था? क्योंकि सिद्ध हैं वो पंचम मकार के अंतर्गत लगे थे। पंचम मकार मतलब मैं से शुरू होते हैं, 5 मकार बोला जाता है जिनको। पहला है मैथुन। मैथुन होता है जो स्त्री पुरुष का संभोग, वहाँ पे स्त्री के साथ गलत कार्य किए जाते थे। मुद्रा है, मत्स्य है मतलब मछली है, मांस है, और देखिए, मदिरा, मांस, मैथुन, मछली और मुद्रा। और मैथुन को क्या बोला जाता है? संभोग बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए, नाथ संप्रदाय के अंतर्गत इनका विरोध किया गया था, और जो सिद्ध हैं वो वाममार्गी भोग साधना में लिप्त थे। अगला क्वेश्चन है नारी की निंदा देखिए किस संप्रदाय में होती थी? तो नाथ संप्रदाय में होती थी। और नारी के साथ में गलत काम कहाँ पे होते थे? सिद्ध संप्रदाय में होते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आदिकाल में किस प्रकार के साहित्य की रचना हुई? तो देखिए, आदिकाल में सबसे ज्यादा रचा गया साहित्य कौन सा था? जैन साहित्य था। अगला क्वेश्चन है नाथों ने अपने संप्रदाय के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया है? तो देखिए, सद्दुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। यहाँ पे अवर्ड दिया गया है, देखिए आप खुद अपने हिसाब से देख लेंगे। वैसे सद्दुकड़ी भाषा का प्रयोग नाथ संप्रदाय में ज़्यादा होता था शायद। अगला क्वेश्चन है संध्या भाषा का अर्थ क्या है? अंतः साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली जो प्रतीक भाषा होती है वो संध्या भाषा कहलाती है। संध्या भाषा का प्रयोग किया था सिद्धों ने। डॉक्टर नरोत्तम स्वामी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानी है? तो देखिए, जो नरोत्तम स्वामी हैं उन्होंने रसिक से मानी है। रासक से मानने वाले थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। रास से मानने वाले कौन थे? नंद दुलारे वाजपेयी साहब थे। ठीक है, अगला है रासो शब्द का संबंध रसायन से मानने वाले कौन थे? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे। किसमें विशलदेव रासो है वो नरपति नालन ने लिखी थी, और उसमें शब्द था रसायन, और उसे के हिसाब से माना जाता है। अगला है विशलदेव रासों में राजा विशलदेव के साथ किसके विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कहानी है? तो देखिए, राजमती के पुनर्मिलन, वियोग और विवाह की कहानी संयोगिता की आएगी पृथ्वीराज रासो में। अगला है खुमान रासो, ये पूना संग्रहालय के अंतर्गत है। पृथ्वीराज के यश का वर्णन कहाँ पे हुआ था? तो पृथ्वीराज के यश का वर्णन पृथ्वीराज रासो में। राजा शिव सिंह की वीरता का वर्णन जो विद्यापति ने किया है कहाँ पे? शिव जो आपकी कीर्ति पताका उसमें। आला उदल की वीरता का जो जगनिक ने किया है परमाल रासो में। और चित्तौड़ के खुमान के युद्धों का वर्णन कहाँ पे हुआ? खुमान रासो में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना अर्ध प्रमाणिक है? तो परमाल रासो और पृथ्वीराज रासो है ये अर्ध प्रमाणिक है, खुमान रासो नहीं। पृथ्वीराज रासो का वर्ण विषय क्या है? आपसे पूछा वर्ण विषय कौन सा है? तो वीर गाथा है। वैसे पृथ्वीराज रासो
वीर और श्रृंगार दोनों का काव्य था। लेकिन एक आएगा तो वीर गाथा का, और अगर वीर गाथा आएगा, अगर दे दिया जाए आपको वीर गाथा और श्रृंगार गाथा और दोनों दे दिया जाए ऑप्शन में तो दोनों ही आएगा। पृथ्वीराज रासो की रचना विधान में सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष क्या था? देखिए जो पृथ्वीराज रासो है उसकी ऐतिहासिकता के लिए बहुत ज़्यादा विवादास्पद रही है। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले कौन थे? तो प्रमाणिक मानने वाले थे प्रमाण लेके मोही श्याम मिश्र, तो मोहनलाल विष्णुलाल पांडा मानते थे, श्याम सुंदर दास और मिश्र बंधु कर्नल टोड ये सब मानते थे प्रमाणिक। तो देखिए यहाँ पे श्याम सुंदर दास आए हैं। अर्ध प्रमाणिक मानने वाले थे जो जिन मुनि विजय और हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी। तो यहाँ पे अर्ध प्रमाणिक वाले कोई भी नहीं है। यहाँ पे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा है, डॉक्टर बोला है, ये अप्रमाणिक मानते थे। अगला क्वेश्चन है, चंद्रप्रदाय को पृथ्वीराज का समकालीन किसने कहा है? तो गार्षा दत्तासी ने कहा है। चंद्रप्रदाय को पृथ्वीराज का समकालीन किसने कहा? तो गार्षा दत्तासी ने कहा है। छंदों का अजायब घर कौन सा ग्रंथ कहलाता है? परमाल रासो, बीसलदेव रासो, हुमाण रासो, पृथ्वीराज रासो। तो देखिए जो छंदों का अजायब घर है वो कौन सा ग्रंथ है? वो पृथ्वीराज रासो। अगला है, ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक ने की थी। तो देखिए नरपति नालय आएगा। ठीक है, रासो काव्य और उसके रचनाकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? पृथ्वीराज रासो जगनिक, ये भी नहीं है। देखिए पृथ्वीराज रासो वो चंद्रप्रदाय की है और जगनिक है ये किसकी है? परमाल रासो की है। परमाल रासो है जगनिक का। ठीक है, फिर जल्हण ने की थी पृथ्वीराज रासो को कंप्लीट। और फिर यहाँ पे आया है हमी रासो वो सारंगधर ने लिखी है। नरपति नालय ने कौन सी लिखी थी? तो परमाल रासो सॉरी बीसलदेव रासो लिखी थी। खुमान रासो दलपति विजय, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित कृतियों और कृतियों को उनकी कृतिकार के संबंध में असत्य कथन पूछा आपसे। परमल रासो है वो जगनी के, बिल्कुल ठीक। खुमान रासो दलपति विजय। संदेश रासक अब्दुल रहमान। जस चंद्रिका किसने लिखी? मधुकर कवि ने। और जिनदत्त सूर्य ने लिखी थी उपदेश रसायन रास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आज का, हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाली 12 मासा का सबसे पहले किस ग्रंथ में प्रयोग हुआ था? तो बीसलदेव रासो में हुआ था। राहुल वेल किसकी रचना है? रोड़ा कवि की। संदेश रासक है अब्दुल रहमान की। परमाल रासो आलाखंड के नाम से जाना जाता है और ये जगनिक ने लिखी थी। अगला है, प्राकृत पेंगलम में उपलब्ध छंदों के आधार पर किस काव्य की कल्पना की गई है? देखिए जो प्राकृत पेंगलम है उसमें उपलब्ध जो छंद है उनके आधार पर किस काव्य की कल्पना की? तो हमीर रासो की है। विजयपाल रासो किसने लिखा? नल सिंह ने। बीसलदेव रासो लिखा नरपति नालय ने। और परमाल रासो लिखा है जगनिक ने। अगला है, राठौड़ेरी ख्यात किन ग्रंथों में उल्लेख है? तो देखिए जो राठौड़ारी ख्यात है वो किसमें? राठौड़ारी ख्यात किन ग्रंथों का उल्लेख कर, जो राठौड़ी ख्यात है राजस्थान की रचना है ये, इसमें किन ग्रंथों का उल्लेख है? तो देखिए जो जय मयंक जस चंद्रिका है और जो जयचंद प्रकाश है इसकी है। तो जय मयंक जस चंद्रिका है ये मधुकर कवि की है और जो जयचंद प्रकाश है ये भटकेदार की है। पृथ्वीराज रासो है ये चंद्रप्रदाय की है। परमाल रासो जगनी की। हमीर रासो सारंगधर की है। पृथ्वीराज जो विजय है ये पृथ्वीराज विजय ये किसकी है? जयचंद की, जयदेव की है। ठीक है, पयुम चरु और रिठणम चरु है ये सरहपा की है। सॉरी, जो पयुम चरु और रिठणमी चरु है ये स्वयंभू की है। ठीक है, कनौज के राजा जयचंद की वीर गाथा का गान किया गया है। भट्ट केदार कृत जो जयचंद प्रकाश है इसमें किया गया है। जयानक ने लिखी है पृथ्वीराज, देखिए ये जयानक है, जयानक ने लिखी थी पृथ्वीराज विषय। जगनिक ने लिखी थी आलाखंड जिसे परमाल रासो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल के अंतिम चरण में प्रसिद्ध कवि कौन है? तो आदिकाल के जो अंतिम चरण में प्रसिद्ध कवि हैं अमीर खुसरो। अगला है, पृथ्वीराज रासो को चंद्रप्रदाय अपने जीवन काल में पूर्ण नहीं कर सके। इसे रासो को पूर्ण करने में उनके किस पुत्र का हाथ रहा है? तो जल्हण का रहा है। अगला है, पृथ्वीराज रासो में कवि ने प्रकृति के किन रूपों का वर्णन किया? तो देखिए आलंबन और अनुभव आएगा। क्या आएगा? आलंबन और अनुभव आएगा। पृथ्वीराज रासो का प्राधान्य विषय क्या रहा है? वीर रस रहा है। और अगर दो पूछे जाएं तो अब वीर और श्रृंगार रस रहा है। पृथ्वीराज रासो में कुल कितने समयों का वर्णन हुआ? तो देखिए 69 समय है इसमें। कितने हैं? 69 समय। जो अपना जो यूजीसी नेट के जीआरएफ के सिलेबस में लगा है जो रेवा तट, ये पृथ्वीराज रासो में कौन सा सर्ग है? तो 27वां सर्ग है रेवा तट। अब रेवा तट से काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। पृथ्वीराज रासो का जो रेवा तट है सर्ग है रेवा तट,
उसे संबंधित क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान के सेनापति चामंडराय किस नगरी को जीतकर आए थे? देखिए ये देवगिरी को जीतकर आए थे, याद रखेंगे। जो पृथ्वीराज चौहान के सेनापति हैं वो चामंडराय, वो किस नगरी को जीतकर आए थे? तो देवगिरी को जीतकर आए थे। सेनापति चामंडराय ने पृथ्वीराज को कहाँ चलने के लिए कहा था? तो रेवा तट के समीप वन में आखेट करने के लिए कहा था। देखिए रेवा तट के समीप एक वन था, वहाँ पे शिकार करने के लिए कहा था। अगला क्वेश्चन है, देखिए आज का अगला क्वेश्चन है, रेवा तट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग सही नहीं है? चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के अनन्य सखा थे, बिल्कुल ठीक है, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के अनन्य सखा थे। चामंडराय पृथ्वीराज के चाचा थे, ये गलत है, चामंडराय पृथ्वीराज के चाचा नहीं थे। तातार मारूफ खां और गोरी का प्रधान सेनापति था, बिल्कुल ठीक है। चंड पुंडिर लाहौर का शासक था, ये भी बिल्कुल ठीक है, जबकि चामंडराय है पृथ्वीराज के चाचा नहीं थे। अगला है, रेवा तट पर किस प्रकार के जीव बहुतायत पाए जाते थे? तो देखिए ये ऐरावत हाथी हैं, उसके समान बड़े दांत वाले हाथी पाए जाते थे, क्योंकि वहाँ पे बताया जाता है कि एक जो परी है मल्लिका, और क्या नाम लेते हैं उनका, वो है, वो वहाँ पे जो ऋषि था, पाल काव्य शायद ऋषि था, उसके वो भंग करने के लिए आ जाती हैं। उनका जो मोर, जो क्या बोलते हैं, वो तप करते हैं, तब उन्होंने श्राप दे दिया था, ठीक है। तो वो क्या बन गई थी? हथिनी बन गई थी। और वहाँ पे किसी का वीर्यपात हो जाता है और वो हथिनी उसको चाट लेती है, खा लेती है। उसी से पाल काव्य ऋषि हैं, उनका जन्म हुआ था। तो वहाँ पे हाथियों से बहुत प्रेम करते थे पाल काव्य ऋषि, यही कथा है उसमें। तो देखिए वहाँ पे क्या थे, जो ऐरावत नाम का जो हाथी है उसके समान बड़े दांतों वाली हाथी रहती थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोहिताक्ष सरोवर पर क्रीड़ा करने वाले हाथियों को श्राप किसने दिया था? तो देखिए दीर्घतपा ऋषि ने दिया था, ठीक है। किसको दिया था? रंभा को दिया था, शायद दीर्घतपा ऋषि को दिया था। अब देखिए पाल काव्य ऋषि और हाथियों के परस्पर प्रीति का कारण क्या था? क्योंकि जो पाल काव्य ऋषि हैं उनका जन्म एक हथिनी की गर्भ से हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि ये हथिनी कौन थी? रंभा थी, जिसको श्राप दिया था किसने? दीर्घतपा ऋषि ने। फिर वो हथिनी क्या करती है, जो मतलब रंभा है वो हथिनी बन जाती है, और फिर हथिनी बनने के बाद में वहाँ पे किसी व्यक्ति का वीर्यपात हो जाता है और वो हथिनी वहाँ पे खा लेती है उसको, और उसी से पाल काव्य ऋषि का जन्म होता है, ठीक है। वैसे ये कहानियों में ही अच्छा लगता है। वैसे देखिए हाथियों के दुर्बल होने का मुख्य कारण क्या था? क्यों था? क्योंकि जो पाल काव्य ऋषि हैं उनके विरह में हाथी कृशकाय होते हुए चले गए थे। क्योंकि पाल काव्य ऋषि हैं उनको वहाँ से भेज दिया गया था, वहाँ से चले गए थे, तो जो हाथी थे वो उनके विरह में कृशकाय हो गए थे, मतलब कमज़ोर हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान को रेवा तट पर आखेट करते समय चंद पुंडीर का पत्र मिला, उस पत्र का वर्ण विषय क्या था? उसमें लिखा था कि साहबुद्दीन गोरी ने चौहान पर आक्रमण करने के लिए एक बड़ी सेना तैयार कर ली है, ठीक है। चंड पुंडीर कौन थे? तो उनके सेनापति थे, और उन्होंने उनको पत्र लिखा किसको? साहबुद्दीन गोरी को, कि जो चौहान है पृथ्वीराज, देखिए जो साहबुद्दीन गोरी हैं उनके लिए पत्र लिखा किसको? चौहान को, और उन्होंने लिखा कि चौहान के ऊपर आक्रमण करने के लिए एक बड़ी सेना उन्होंने तैयार कर ली है। अगला है, तातार मारूफ खां पृथ्वीराज रासो के अनुसार संभवतः कौन था? तो देखिए साहबुद्दीन गोरी का प्रधान सेनापति कौन था? तातार मारूफ खां था। किसका? साहबुद्दीन गोरी का सेनापति। अगला क्वेश्चन है, साहबुद्दीन गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 4 दिन तक युद्ध चला, अंत में क्या परिणाम हुआ? पृथ्वीराज चौहान के एक योद्धा गुज्जर ने गोरी को पकड़ लिया। देखिए जो पृथ्वीराज चौहान है उसके एक योद्धा गुज्जर ने गोरी को पकड़ लिया था। खालिक बारी, दो सुखने और तुगलनामा ये किससे संबंधित हैं? तो देखिए अमीर खुसरो से संबंधित हैं। पहले हमने पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ा, पृथ्वीराज रासो लिखने वाले जो चंद्रबरदाई हैं उनके बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं अमीर खुसरो के क्वेश्चनों के बारे में। खालिक बारी, दो सुखने, तुगलकनामा, इसके रचनाकार कौन है? तो अमीर खुसरो हैं। देवसेन की श्रावकाचार है और स्वयंभू की है रिठने में चरवी और पयु चरवी। अगला है, खुसरो ने अनेक पहेलियाँ, मुकरियाँ, निष्पत, सूखने आदि लिखे हैं। खुसरो की पहेलियाँ कौन से 2 रूपों में मिलती हैं? अंतरलापिका और बहिर्लापिका में मिलती हैं, ठीक है। खुसरो ने अनेक पहेलियाँ भी लिखी, मुकरियाँ भी लिखी, निस्बत भी लिखी, सूखने भी लिखे, और इनकी जो पहेलियाँ हैं वो किन 2 रूपों में मिलती हैं? तो अंतरलापिका और बहिर्लापिका में मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो की पहेलियों में कौतूहलता और वैचित्र्यता मिलती है। खुसरो ने किस अलंकार का प्रयोग करने पर अपनी मुकरियों पहेलियों पर चमत्कार पैदा किया? तो याद रखेंगे आप, अपनहति अलंकार। किसकी? अपनति अलंकार। अगला है, अमीर खुसरो हिंदी के श्रेष्ठतम साहित्यकार थे। खुसरो ने हिंदी साहित्य के किस भाषा की नींव रखकर
हिंदी साहित्य के इतिहास में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। तो देखिए ये हिंदी खड़ी बोली के अंतर्गत माने जाते हैं। किस बोली में? हिंदी खड़ी बोली के अंतर्गत माने जाते हैं। आधुनिक काल में जो आदिकाल है उसमें हिंदी खड़ी को सबसे ज़्यादा प्रयोग करने वाले कौन थे? अमीर खुसरो साहब थे। अगला है, अमीर खुसरो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अमीर खुसरो ने हिंदी में खड़ी बोली की नींव रखी, बिल्कुल ठीक है। अमीर खुसरो रीतिकाल के महानतम कवि थे और शायर थे। तो देखिए ये रीतिकाल से संबंधित नहीं थी, ये आदिकाल से संबंधित थी। यही आपका ऑप्शन गलत है। अमीर खुसरो आबी फारसी हिंदी के प्रकांड विद्वान थे, बिल्कुल ठीक है। अमीर खुसरो ने सर्वाधिक ख्याति पहेलियाँ, मुकरियाँ और फुटकर गीत में लिखी है। अगला है, मनोविनोद अमीर खुसरो की अद्वितीय विशिष्टता थी। इसके लिए उन्होंने पहेलियों की रचना की। पहेलियों से साम्य रखती हुई उनकी अन्य रचनाएं कौन सी हैं? देखिए पहेलियों से साम्य रखती हुई उनकी अनेक रचनाएं हैं, वो कौन सी हैं? मुकरियाँ हैं, निस्बतें, 2 या 3 सुखने हैं। अगला है, यहाँ पे आ गए अब विद्यापति से संबंधित क्वेश्चन। विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है? देखिए श्रृंगार रस की प्रधानता है, ठीक है। किसकी प्रधानता है? श्रृंगार रस की प्रधानता है। वात्सल्य रस सूरदास के उसमें मिलेगा और वीर रस से संबंधित था पृथ्वीराज रासो। विद्यापति की पदावली भक्ति और श्रृंगार दोनों से संबंधित है। विद्यापति की पदावली क्या है? भक्ति और श्रृंगार दोनों से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं विद्यापति की नहीं है? तो देखिए गया पतलक भी है, शैव सर्वसार भी है, वर्ण कृत्य भी है, पुरुष परीक्षा भी है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका है। जबकि बर्वे रामायण और गीतावली नहीं है। बर्वे रामायण और गीतावली तुलसीदास जी की हैं, ठीक है। तुलसीदास जी ने कुल 12 रचनाएं लिखी थी, उसमें 6 रचनाएं इनकी अवधि में थी और 6 रचनाएं इनकी ब्रज में थी। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति विभिन्न भाषाओं के जानकार थे। उन्हें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, मैथिली आदि भाषाओं का ज्ञान था। विद्यापति ने अपनी रचना जो पदावली की थी वो किन भाषाओं में की थी? तो देखिए ब्रजबुली और मैथिली में की थी। आवहट में इनकी 2 रचनाएं हैं, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। बाकी इनकी सभी रचनाएं संस्कृत में हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति के वर्ण विशेष से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? विद्यापति ने आलंबन की मुद्राओं, चेष्टाओं, क्रियाओं आदि का अभूतपूर्व वर्णन किया है, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया है। लेकिन देखिए यहाँ पे अगला ऑप्शन है, सूरदास की तरह विद्यापति ने राधा कृष्ण के प्रेम को आध्यात्मिक रखा है, बिल्कुल गलत। उन्होंने आध्यात्मिक नहीं रखा है। अगला क्वेश्चन, नायिकाओं के रूप, सौंदर्य, नक्शिक सौंदर्य आदि के माध्यम से विद्यापति ने विषय में उद्दीपन बना दिया है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन सूरदास की तरह विद्यापति ने राधा कृष्ण के प्रेम को आध्यात्मिक नहीं रखा है। विद्यापति में शद्दे स्नाता प्रसंग में श्रृंगार रस की अनूठी उद्भावना है, तो बिल्कुल ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन आएगा। अगला है, आदिकालीन किस रचना में तिरहुत के शासक की प्रशंसा वर्णन की है? तो देखिए परमाल रासो, खुमान रासो, पदावली और कीर्तिलता। देखिए क्या पूछा आपसे, तिरहुत के राजा कौन थे? कीर्ति सिंह, और उसकी प्रशंसा किसने की है? कीर्तिलता में। खुमान रासो लिखा है राजा खुमान से संबंधित है और दलपति विजय ने लिखा है। और परमाल रासो लिखा है जगनिक ने। पदावली लिखा है विद्यापति जी ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृतियों और उनके कृतिकारों के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? कुमार सरयू विजय सेंचुरी, असत्य पूछा आपसे। और जो गाथा सप्तशती है वो हाल कवि। पदावली है वो विद्यापति। उपदेश रसायन रास मधुकर कवि, ये गलत है। जो उपदेश रसायन रास है ये जिनदत्त सूर्य ने लिखी है और जो मधुकर कवि है उन्होंने लिखी है जयमेंग जयचंद्रिका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आदिकालीन गद्य रचना नहीं है, राउलवेल रोड़ा की है। और उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर कवि की है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिषवर ठाकुर की है। तो यहाँ पे जो राउलवेल है वो रोड़ा कवि की है, ये आदिकालीन रचना नहीं। अगला है, हिंदी में नक्शिक वर्णन का श्रृंगार परंपरा का आरंभ माना जाता है। परमाल रासों से, संदेश रासक से, राउलवेल से, गाथा सप्तशती से। तो देखिए जो हिंदी में नक्शिक का वर्णन श्रृंगार परंपरा का आरंभ किसे माना जाता है? राउलवेल से। राउलवेल रोड़ा की कृति है और ये एक याद रखेंगे आप, शिलांकित कृति है, मतलब पत्थरों पर लिखी गई है। वर्ण रत्नाकर क्या है? वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित गद्य है। और किसका है ये? आपको पता हो तो वर्ण रत्नाकर ज्योतिषवर ठाकुर का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ढोला मारू राधुहा का वर्ण विषय क्या है? प्रेम वर्णन है, आश्रयदाता की प्रशंसा, युद्ध वर्णन, 11वीं शती के लोक जीवन का वर्णन। तो देखिए प्रेम वर्णन है किसमें? ढोला मारू राधुहा में। ढोला और मारू, इसमें ढोला 1.5 वर्ष की है और मारू 2.5 या 3 साल के हैं। आश्रयदाता की प्रशंसा और युद्ध वर्णन किसमें मिलता है आपको? पृथ्वीराज, जो आपके क्या बोलते हैं उसको, आदिकाल के जो पृथ्वीराज रासो है और ये इस प्रकार की ग्रंथ वहाँ पे मिलती है।
अगला है, आदिकालीन लौकिक साहित्य की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। बसंत विलास, अमीर खुसरो की पहेलियाँ, जयमंक जसचंद्रिका, ढोला मारूरा तुहा। तो देखिए जो अमीर खुसरो की पहेलियाँ हैं वो आदिकालीन लौकिक साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं, ये अपभ्रंश रचनाओं के अंतर्गत जो अन्य रचनाएं हैं उसमें दी गई हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। अगला है, पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा और दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। यह कथन किसका? तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों ने गीत गोविंद जयदेव के पदों में आध्यात्मिक दिखती है, वैसे पदावली विद्यापति के पदों में भी। यह कथन किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला है, जहाँ मन पवन न संचरई, रवि शशि ना हपवेश, ताही वट चित विसाम करो, सरहे कहियो उवेश। तो किसकी है ये? सरहपा की है। क्या है कि जहाँ मन पवन न संचरई, रवि शशि ना हपवेश, ताही वट शीश विशास कर, सरहे कहियो उवेश। अगला है, शैशव जौवन दुहु मिली गेल, सवनक पथ दुह लोचन लेल, वचनक चांतुरी लहु लहुरास, धरणीय चांद कयल प्रकाश। तो ये विद्यापति की है। क्या है? शैशव जौवन दुहु मिली गेल, सवनक पथ दुह लोचन लेल, वचनक चातुरी लहु लहुरास, धरणीय चांद कयल प्रकाश। ये विद्यापति की है। अगला है, 12 बरस लो कुकर जिए, अरु 13 रोज जिए सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिकार। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये खुमान रसों की हैं, दलपति विजय से संबंधित। ठीक। अगला है, उचित धर्म विशालस्य, राजनीति नवरसम, खदम भाषा पुराणम च, पुराण कथिन मया। तो ये किसकी है? ये चंद कवि की है। अगला है, किसका बेटा किसकी बहू, आप सवारत मिल्या सही। तो देखिए किसकी बेटा है, किसका बहू है, सब चरपट करने वाले हैं तो चरपट नाथ आएगा। देखिए, किसका बेटा किसकी बहू, आप सवारत मिल्या सही। अगला है, पिए संगम को नींदड़ी, प्रिय हो परोखो केव, मैं विनम में विनाशिया, निच न एवं तेव। तो ये किससे संबंधित है? ये है। इन पंक्तियों का अभिप्राय क्या है कि प्रिय के संयोग में नींद अच्छी आती है? बिल्कुल गलत। प्रिय के वियोग में भला कैसे नींद आएंगी? नायिका दोनों ही स्थितियों में दुखी है, उसे न संयोग में नींद है न वियोग में नींद है। तो देखिए 2, 3 और 4, क्योंकि प्रिय के वियोग में भला कैसे नींद आ सकती है? नायिका दोनों ही स्थितियों में दुखी है, तो देखिए दोनों स्थितियों में दुखी आप भी सोचेंगे कि किस प्रकार से होती है। उसे न संयोग में नींद है और न वियोग में नींद। वियोग में नींद तो उसको इस प्रकार से नहीं आ रही है क्योंकि उसके पिया उसके पास नहीं है, लेकिन संयोग में नींद क्यों नहीं आ रही है? जब संयोग हो जाता है तो वो इस चक्कर में उसको नींद नहीं आती है, कहीं मेरे को नींद आ जाए और मेरे पिया मेरे से बिछुड़ कर कहीं दूर चले जाएं। ठीक है, तो किस प्रकार से संयोग और वियोग में नींद नहीं आ रही आप समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर आएगा 2 और 3 और 4। 2, 3 और 4 बी ऑप्शन में है। अगला है, तुम्बी में त्रिलोक समाया, त्रिवेणी रिबचंदा, बूझो रे ब्रह्मा ज्ञानी अनहद, नाद अभंगा। इन काव्य पंक्तियों का आशय क्या है? माया की तुम्बी में तीनों लोग समाये हुए हैं। ठीक है, ये तीनों लोग लिकुटी, सूर्य और चंद्र हैं। तो देखिए जो ये तीनों लोग कौन से हैं? त्रिकुटी है, मतलब तुम्बी में त्रिलोक समाया, त्रिवेणी मतलब त्रिकुटी, रिब मतलब रवि मतलब सूर्य और चंदा मतलब चंद्र। ठीक है, ब्रह्मा को पूछे बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, तो ये गलत है, इसलिए अखंड अनहद नाद को समझना चाहिए। तो देखिए इसमें आएगा 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 कहाँ पे है? 1, 2, 4 आपके सी ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिद्ध कवियों का जन्मकाल आपको बताना है। तो सरपा है 769, सबरपा है 780, लुईपा का अज्ञात है और कणपा है 820। तो देखिए आपका ए ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक है, सरहपा, सबरपा, लुईपा और कणपा। दोहा का किसकी रचना है? तो सरहपा की है। श्रावकाचार्य देवसेन, भारतेश्वर बाहुबली राज, शालिभद्र सूरी, हरिवंश पुराण स्वयं। तो देखिए यहाँ पे आएगा 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4 कहाँ पे है? तो 1, 2, 3, 4 आपकी ए ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, पयुम सरयू किसकी है? स्वयंभू की है। प्राकृत पेंगलम किसकी है? लक्ष्मीधर की। पाहुर दोहा मुनीराम सिंह, चरियापद सबरपा। तो देखिए आपका 1, 2, 3, 4 आंसर बिल्कुल ठीक है। अगला है,
आदिकालीन साहित्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आदिकालीन साहित्य शुद्ध अपभ्रंश के अंतर्गत है, बिल्कुल गलत। आदिकालीन साहित्य शुद्ध हिंदी में है, बिल्कुल गलत है। आदिकालीन साहित्य अपभ्रंशा आवास हिंदी में है, बिल्कुल ठीक है। आदिकालीन साहित्य शुद्ध प्राकृत में है, ये गलत। तो देखिए आपका मात्र केवल मतलब सी ऑप्शन 3 का आपका सही है। तो 3 कहाँ पे आ रहा है? केवल 3 डी में आ रहा है। अगला है रासो काव्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनना है आपको। पृथ्वीराज रासो श्रृंगार रस का प्रधान काव्य है। विशलदेव रासो श्रृंगार रस का प्रधान ग्रंथ है। अगला है अधिकतर रासो काव्य प्रामाणिक है। विजयपाल रासो अपभ्रंश की रचना है। तो देखिए जो विजयपाल रासो है, क्या पूछा है? असत्य कथन। तो देखिए जो पृथ्वीराज रासो है वो श्रृंगार रस का प्रधान काव्य नहीं है, क्योंकि प्रधान रस काव्य वो है वीर रस का। असत्य कथन पूछा है। अधिकतर रासो काव्य प्रामाणिक है। तो देखिए अधिकतर रासो काव्य अप्रमाणिक है। प्रमाणिक तो कोई एक आध होगा, लेकिन प्रमाणिक नहीं है। तो 1 और 3 आपका बिल्कुल ठीक आंसर। असत्य पूछा आपसे, 1 और 3 असत्य है। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसकी रचनाएं साहित्य कोटि के अंतर्गत नहीं आएंगी? तो भट्ट केदार और नरपति नाला की रचनाएं आएंगी। सिद्धों और योगियों की रचनाएं नहीं आएंगी। जगनिक की परमाल रासो, चंद्रबरदाई की जो पृथ्वीराज रासो वो, विद्यापति और खुसरो की रचनाएं बिल्कुल आएंगी, लेकिन 2 की नहीं आएगी। तो 2 का है आपका सी आंसर। सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में बहुत अधिक है कि उससे हमारे साहित्य में साहित्य आदि रूप की सामग्री प्रामाणिक ढंग से प्राप्त होती है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण कथन है। यह कथन किसका है? तो देखिए रामविलास शर्मा जी का है। अगला क्वेश्चन है गोरखनाथ अपने युग के सबसे महान धर्म के नेता थे। उनकी संगठन शक्ति अपूर्व थी। उनका व्यक्तित्व समर्थ, धर्मयुग, धर्मगुरु और व्यक्तित्व था। यह कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। क्या पूछा आपसे कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे महान धर्म नेता थे, उनकी संगठन शक्ति अपूर्व थी, उनका व्यक्तित्व समर्थ धर्मगुरु का व्यक्तित्व था। यह कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला है इस मार्ग की सबसे बड़ी कमजोरी इसका रूखापन है। गृहस्थ धर्म में प्रति अनादर है। नाथ संप्रदाय के संबंध में यह कथन किसका है? देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि इस मार्ग में सबसे बड़ी कमजोरी इसका रूखापन और गृहस्थ धर्म के प्रति अनादर है, तो ये किससे संबंधित कथन है? तो ये नाथ संप्रदाय से संबंधित कथन है। किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ठीक है, देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ जी के बारे में 2 बातें कही हैं। गोरखनाथ अपने युग के सबसे महान धर्म के नेता थे। उनकी संगठन शक्ति अपूर्व थी। उनका व्यक्तित्व समर्थ धर्मगुरु का व्यक्तित्व के समान था। अगला कथन उन्होंने कहा है कि इस मार्ग में सबसे बड़ी कमजोरी यही थी कि उसका रूखापन, ग्रस्त धर्म के प्रति अनादर भाव था। ये नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी कमजोरी थी। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं। अगला है वस्तुतः छंद, काव्यगत रूप, व्यक्तव्य वस्तु, कवि रूढ़ियों और परंपराओं की दृष्टि से यह साहित्य अपभ्रंश साहित्य का बढ़ावा देता है। जैन साहित्य के संबंध में यह विचार किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का। क्या है कि वस्तुतः छंद, काव्यगत रूप, व्यक्तव्य वस्तु, कवि रूढ़ियों और परंपराओं की दृष्टि से यह साहित्य अपभ्रंश साहित्य को बढ़ावा देता है। जैन साहित्य के संबंध में यह विचार किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला क्वेश्चन है देशील बैना सब जन मिठा ते तसन जपो अवठा। ये विद्यापति की पंक्तियां हैं। कौन सी पंक्तियां? देशील बैना सब जन मिठा ते तेसन जपो अवठा। ये किसके है? विद्यापति से संबंधित है। अगला है दव का दादा हो कुपल्ले जीव का दादा न पालवई। देखिए क्या है? दव का दादा हो कुपल्ले जीव का दादा न पालवई। तो ये विशलदेव रासो से संबंधित है। किससे संबंधित है? विशलदेव रासो से संबंधित पंक्तियां ही। अगला है देखिए जी कुछ दियो कै माँ सही अपे नवसु पाए दिन मास दिन पाइंस। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस काव्य ग्रंथ से ली गई हैं? तो हमीर रासो से ली गई। हमीर रासो किसने लिखा था? सारंगधर ने। पृथ्वीराज रासो लिखने वाले थे चंद्रबरदाई। विजयपाल रासो लिखने वाले थे नल्ले सिंह। अगला है हेरी ये मेरी तैला बाड़ी खसमे समतुला। ये है खुकड़िए मेरे सेरे कपासू कुटिला। यहाँ पे जो ये स वाला आता है, इसमें जो आदिकाल में इसमें इस स का मतलब ख होता है। ठीक है, तो खुकड़िए सेरे कपासू कुटिला। तो ये सब्रपा की पंक्तियाँ हैं। गोरी सोवे सेज पर मुख पे डारे केस चल खुसरो घर आपने रैन बहुई चौ देश।
उपयुक्त में गोरी का अर्थ क्या होता है? तो गोरी का अर्थ नायिका से संबंधित है, निजामुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। तो देखिए गोरी सोवे शेज पर इससे संबंधित किसका है? तो देखिए गोरी नायिका भी होती है और निजामुद्दीन चिश्ती हैं, उनके बारे में यहाँ पे कहा गया है। तो देखिए 1 और 2 बिल्कुल आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए पीऊ चित्तोड़ ने आवित श्रावण पहली तीज जोवे वाट विरहणी खिणखिण अणवे खींच संदेशो पिण साहिबा पाछो फिरियो न देह पंछी घाल्या पिंजड़े छूटन रो संदेह। काव्य पंक्तियों में किन किन भावों की अभ्यंजना हुई है? तो देखिए लोक व्यवहार की हुई है, विरह की हुई है, क्रोध की हुई है और विनय की हुई है। तो किसकी भावना हुई है यहाँ पे? लोक व्यवहार। और पूछा जा रहा है आपसे कि किसकी भावना यहाँ पे हुई है? तो देखिए यहाँ पे विरह और क्रोध की भावना हुई है। कहाँ पे हुई है? विरह की हुई है, क्योंकि पीयूष चित्तोड़ न आविक श्रावण पहली तीज जोवे वाट विरहणी खिणखिण अणजे खींच। तो वहाँ पे देखिए विरह की भावना हो रही है। संदेशो पिण साहिबा पाछो फिरियो न दे पंछी घाल्या पिंजड़े छूटन रो संदेह। तो यहाँ पे क्रोध की भी अनुभूति हो रही है। तो देखिए कौन सी भावना? 2 और 3 आपका ऑप्शन ठीक है, ये आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम किस प्रकार से? स्वयंभू है वो किससे हैं? 8वीं शताब्दी से हैं। चंद्रप्रदायी हैं ये 12वीं शताब्दी से हैं। विद्यापति हैं ये 14वीं शताब्दी और कबीर हैं ये मतलब 14वीं शताब्दी के अंत मतलब 1498। तो देखिए स्वयंभू चंद्रप्रदायी विद्यापति और कबीर बिल्कुल ठीक है। रचना काल की दृष्टि से रासो जो ग्रंथ है उनका सही अनुक्रम किस प्रकार से? तो देखिए बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो ये सभी रचनाएं 12वीं शताब्दी की हैं। खुमान रासो है 9वीं शताब्दी का है। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, हमीर रासो, खुमान रासो। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा खुमान रासो। वहीं हम देख लेते हैं उत्तर में खुमान रासो जहाँ पे पहले आएगा वहीं आपका आंसर होगा। तो देखिए खुमान रासो कहाँ पे आ रहा है? अब किसी ऑप्शन में आ रहा है, बाकी 4 में भी नहीं आ रहा, तो डी में भी नहीं आ रहा। तो खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो और हमीर रासो ये आपका बिल्कुल आंसर ठीक है। अगला है, काव्य ग्रंथ दिए गए हैं आपको और जो रचनाकार है वो दिए गए हैं। बीसलदेव रासो किसकी है? तो नरपति नाला की है। पृथ्वीराज रासो किसकी है? चंद्रप्रदाय की है। हमीर रासो किसकी है? तो सारंगधर की है। विजयपाल रासो किसकी है? नल्ला सिंह की है। और जगनी किसकी है? तो जगनी की रचना कौन सी है? तो परमाल रासो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पे 4 3 2 1 वैसे हम लगा चुके हैं। यहाँ पे आंसर लगाने के बाद में ये ऑप्शन लगाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिनी पदम सूरी रास ये किसकी है? सारमूर्ति की। गौतम स्वामी रास उदयवंत की है। पंच पांडव चरित्रास ये शालिभद्र सूरी की है। पदावली है विद्यापति की। और जोइंदु की कौन सी है? तो जोइंदु की रचनाएं हैं यहाँ पे परमात्मा प्रकाश है और योग सार है। कौन सी है? परमात्मा प्रकाश और योग सार। अगला क्वेश्चन है, काव्य ग्रंथ दिए गए हैं आपके यहाँ पे। जीवदया रास किसकी है? तो आसगु कवि की है। रेवंतगिरी रास किसकी है? तो विजय सेन सूरी की है। नेमिनाथ रास किसकी है? सुमति गणी की। और कच्छुली रास है प्रज्ञा तिलक की। ठीक है, और सारमूर्ति की है जीनी पदम सूरी है। सारमूर्ति जो सारमूर्ति है उनकी है जीनी पदम सूरी रास। ठीक है, और आसगु की एक तो है जीवदया रास और एक है चंदबाला रास। अगला क्वेश्चन है, हमीर रासों के रचनाकार कौन है? सारंगधर। रचनाएं आपको याद होंगी काफ़ी बार आ चुकी हैं। परमाल रासो है जगनी की। कछुली रास है प्रज्ञा तिलक। कछुली मतलब क्या ली? प्रज्ञाली। ढोला मारूरा दुहा कुशल लाभ की है। आसगु कवि की कौन सी है? तो आसगु कवि की 2 रचनाएं हैं। कौन सी हैं? एक तो जीवदया रास और एक चंदन बाला रास है। अगला क्वेश्चन है, देखिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास ग्रंथ की विशेषताएं क्या है? शुक्ल जी की कई मान्यताओं का खंडन किया है। बिल्कुल ठीक है। सिद्धनाथों का कबीर पर प्रभाव। ठीक है। नया काल विभाजन, आदिकाल पर विस्तृत खोज। तो देखिए नया काल विभाजन इन्होंने नहीं किया है, आदिकाल को इन्होंने आदिकाल ही कहा है। आदिकाल पर विस्तृत खोज भी की है इन्होंने। तो 1 2 4 आपका बिल्कुल ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य का इतिहास संबंधित ग्रंथ किससे है? लेखक कौन नहीं है? रमाशंकर शुक्ल रसाल, रामकुमार वर्मा, गणपति चंद्रगुप्त और राहुल संकृतन। तो देखिए जो राहुल संकृतन है इनका कोई ग्रंथ नहीं आता है। रमा शुक्ल रसाल, गणपति चंद्रगुप्त और रामकुमार वर्मा के ग्रंथ आते हैं। तो देखिए कौन सा नहीं आता है? तो लेखक कौन नहीं है हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ग्रंथों के? तो
राहुल सांकृत्यायन नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके साहित्य इतिहास ग्रंथ में आदिकाल के लिए चारण काल शब्द नाम आया है? तो देखिए किससे आया है, डॉक्टर गिरियसन, रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल और FAKE। तो देखिए गिरियसन, रामकुमार वर्मा और FAKE, तो 1 2 4। अगला है, रासो मूलतः सूक्ष्म के संवाद के रूप में लिखा गया, यह कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। रासो है वो मूलतः किस संवाद में लिखा गया? तो सूक्ष्म की संवाद में लिखा गया। अगला क्वेश्चन है, अगला है, गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय में जिस आंदोलन का रूप दिया वह भारतीय मनोवृत्ति के सर्वथा अनुकूल सिद्ध हुआ, यह कथन किसका है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय के जिस आंदोलन का रूप दिया वह भारतीय मनोवृत्ति का सर्वथा अनुकूल सिद्ध हुआ है, यह कथन किसका है? तो ये रामकुमार वर्मा जी का है। अगला है, वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती, सिद्धों की वाणियों के संदर्भ में यह कथन किसका? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। और जबकि इनको शुद्ध साहित्य कोटि में रखने वाले कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल रासो, पृथ्वीराज रासो बिल्कुल अनैतिहासिक ग्रंथ है, ये किसने कहा? तो हरिशंकर हीराचंद ओझा ने कहा। मिश्र बंधु, कर्नल टोड, मोहनलाल विष्णु पांड्या ये अर्ध प्रमाणिक मानते थे, प्रमाणिक मानते थे। ठीक है, जिम्मी लोण विलज जई पाणी एह तिमी धरणी लयचित समरस जई तखम में जई पुणुते समचित। तो ये कण्हपा की पंक्तियां हैं। का आ तरुवर पंच विडाल चंचल चिये पैठो काल टिटकरी महासु परिणाम लुई भर में गुचपछी अरजान। तो ये लुईपा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, तांबा तुम्बा ये दई सूचा राजा ही ते जोगी ऊंचा, तांबा डूबे तुम्बा तरे जीवे जोगी राजा मरे। तो ये क्या होगा? सब चरपट होगा, चरपटनाथ। अगला है, जी दिस दिस तिमरई मिल आई तिह दिस दिस जा रही मिली आई, ये पंक्तियां किसकी हैं? पुष्यदंत की हैं। अगला है, कनक कदली पर सिंह समारल ता तर मेरू समाने, उपयुक्त पंक्ति किसकी है? तो विद्यापति साहब की है। अगला क्वेश्चन है, खुसरो की पहेलियां अमीर खुसरो की है, ढोला मारूरा दुहा कुशल राय की है, जयचंद प्रकाश भट्ट केदार की है, जय मैंग जसचंद्रिका मधुकर कवि की है। अगला है, स्थूलीभद्र रास जीनधर्म सूरी का है, बुद्धि रास शालिभद्र सूरी का है, चंदबाला रास आसगू का है, गौतम स्वामी रास उदयवंत का है, दलपति विजय किसका है? तो दलपति विजय का है हुमायूं रासू। आगे है, आदिकालीन काव्य प्रवृत्ति कौन सी है? तो आदिकालीन जो काव्य प्रवृत्ति है वो प्रबंध और मुक्त काव्य की रचना, धार्मिक साहित्य की रचना, प्राचीन खड़ी बोली का प्रयोग, वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता। तो देखिए जो प्रबंध और मुक्त काव्य उनकी रचना हुई है, धार्मिक साहित्य की रचना भी हुई है, वीर और श्रृंगार रस की भी रचना हुई है, जबकि प्राचीन खड़ी बोली का प्रयोग नहीं हुआ है आदिकालीन काव्य में। तो आपका 1 2 4 बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल ने किस साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर वीर गाथा काल से सम्मिलित नहीं किया, किंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसे आदिकाल में स्वीकार किया है? तो देखिए सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, तो ये तीनों ही आएंगे 1 2 3, जबकि रासो साहित्य नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, यह कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, जबकि पुरानी हिंदी कहने वाले थे चंद्रधर शर्मा कुलेरी। अगला क्वेश्चन है, राम कहा सरी यह सोहंती, उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो स्वयंभू साहब है। अगला क्वेश्चन है, सोवता अवधू जीवता मुआ बोलता अवधू पंजरेश हुआ। तो ये गोरखनाथ की है। कुटिल केस सुदेश पो है परिचियत बिकदस पिक्षद कमल गंध वैशंद हंस गति चलती मंद मंद। तो ये चंद्रवरदाई की है। अगला है, आद बदन सस विहंसी देखावली आद पिहिल निजबाहु किछु एक बार भाग बलहाक छापल किछुक ग्रासन राहु। तो ये विद्यापति से संबंधित है। अगला है, अभी अंतर की त्यागे माया दुबधा मेटी सहज में रहे। उपयुक्त रचनाओं की पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो गोरखनाथ है। अगला है,
गगन मंडल में औंधा कुआ तह अमृत का बासा, शागुरा होए शो भरी भरी पीवे, निगरो जाए पियासा। तो ये गोरखनाथ से संबंधित है। पाहुड़ दोहा है नल सिंह की, गलत है ये, पाहुड़ दोहा नल सिंह की नहीं आएगी। देखिए पाहुड़ दोहा है वो राम सिंह की है। पाहुड़ दोहा किसकी है? राम सिंह की। ढोला मारूरा दोहा कुशल राय की है। उपदेश रसायन रास जिंदत सूरी की है। संदेश रासक अब्दुल रहमान की है। नल सिंह की है कौन सी रचना है? विजयपाल रासो। ठीक है, तो देखिए 2 1 4 3 बिल्कुल ठीक है। अगला है परमात्मा पर प्रकाश किसकी है? जोइंदू की है। पयुम चरयु स्वयंभू, रेठने में चरयु भी स्वयंभू है। महापुराण है पुष्यदंत की। भविष्य कहा धनपाल की, धनपाल यहाँ पे भी दिया गया। देखिए अगला क्वेश्चन है सुमिलित करना है आपको। 12 बरस लो कुकर जीवे, 13 लो जिए सिंगार, ये जगनिक की परमाल रासों से है। फिर है तांबा तुंबा ये दुई सूचा, ये चरपटनाथ की है। 9 लख पातुरी आगे नाचे, ये गोरखनाथ की है। पुरुष कहानी हो कहो, ये विद्यापति से संबंधित है। चंद्रव्रता ये पृथ्वीराज रासों से संबंधित है। ठीक है, 4 1 3 2। जिही मन पवन न संचरई, ये सरपा है। पुस्तक जलन हत दे, ये चंद्रव्रताई है। राम कहाँ सरी एह सोहनता, ये किससे संबंधित है? स्वयंभू से है। भला हुआ जो मारिया, बहिणी हमारा कंटू। ठीक है, तो ये हेमचंद्र जी से संबंधित है। अगला है सिद्ध साहित्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सिद्ध साहित्य दोहा और चर्या पदों में थे। सिद्ध साहित्य की भाषा पिंगल थी, ये गलत है। पिंगल नहीं थी, सिद्ध साहित्य की संध्या भाषा थी। सरपा सिद्ध साहित्य के आधे कवि थे, बिल्कुल ठीक है, सबसे बड़े कवि थे। सिद्ध साहित्य में सहज साधना का प्राधान्य हुआ, तो 1 3 4 बिल्कुल ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आरंभिक काल में जिन 12 ग्रंथों को प्रामाणिक माना है, उन किन ग्रंथों का मूल रूप सुरक्षित नहीं है? तो देखिए कौन सा का नहीं है? परमाल रासों का नहीं है, पृथ्वीराज रासों का, जबकि बीसलदेव रासों और जयचंद्र प्रकाश इनका है। तो देखिए 1 और 2 आपका ए ऑप्शन में है। अगला है पहेलियां मुकरियों व सुखनों के द्वारा उन्होंने कौतूहल और विनोद की सृष्टि की है। उन्होंने दरबारी वातावरण में रहकर चलती हुई बोली से हास्य की सृष्टि करते हुए हमारे हृदय को प्रसन्न करने की चेष्टा की है। यह कथन किसका है? तो ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किस साहित्य के संदर्भ में लिखा है? तो देखिए कहा किसने है? तो ये रामकुमार वर्मा ने लिखा है। और किसके संबंध में लिखा है? तो ये अमीर खुसरो जी के संबंध में लिखा है। ठीक है, देखिए इससे आगे कौन सा है? इससे आगे 122 से आगे 123। देखिए हिंदी भाषा फारसी से कम नहीं है सिवाय अरबी के। जिस प्रकार अरबी अपनी बोली में दूसरी भाषा को नहीं मिलने देती, वैसे ही उसी तरह हिंदी में मिलावट का स्थान नहीं है। अमीर खुसरो। ठीक है, यह आश्चर्य की बात है कि क्या खुसरो के समय तक भाषा घिसकर इतनी चिकनी हो गई थी कि जितनी उनकी पहेलियों में मिलती है। यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। श्याम बरन भोर दांत अनेक, लचमत जैसी नारी, दोनों हाय से खुसरो खींचे, और कहे तू आरी। तो देखिए अंतरलापी का पहेली है इनकी। अगला है आगे आगे बहना आई, पीछे पीछे भैया, दांत निकाले बाबा आए, बुरका ओढ़े मैया। तो ये भुट्टा से संबंधित है, ये इनकी पहेली है। अगला है सितार क्यों न बाजा, औरत क्यों न नहाई। अमीर खुसरो के 2 सुकनों का उत्तर क्या है? पर्दा न था। क्या है? सितार क्यों न बजा और औरत क्यों न नहाई। तो देखिए पर्दा न था। अगला है रात समय वह मेरे आवे, भोर भय वह घर उठ जावे, यह अचरज है सबसे नारा, हे सगी साजन ना सकी तारा। अमीर खुसरो की उपयुक्त मुकरी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तारे मुख्य रूप से रात में ही निकलते हैं, बिल्कुल ठीक है। सुबह होते ही तारे अपने घर को चले जाते हैं। इस मुकरी का उपयुक्त अर्थ तारा ही होगा। मुकरी और पहेली लगभग समान ही होते हैं। तो देखिए सुबह होते ही तारे अपने घर चले जाते हैं, ये इसका असत्य कथन। अगला है नंगे पाँव फिरन नहीं देते, पाँव में मिट्टी लगन नहीं देते, पाँव का चुम्मा लेता निपुता,
ए सखी साजन नहीं सखी जूता। तो उपयुक्त जो खुसरो की जो उपयुक्त मुकरी है उसमें निपुता किसे कहा गया है? साजन को, मिट्टी को, पाव को और जूते को। तो जूते को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, वो आवे तो शादी होई उस बिन दूजा न कोई, मीठे लागे वाके बोल, एक सखी साजन नहीं सखी ढोल। ये है। तो ये क्या है? अमीर खुसरो से उपयुक्त पंक्तियां किससे संबंधित है? तो पहली है, मुकरी है, निस्बत है, सुख ने। तो देखिए मुकरी है। अगला है, उज्ज्वल बरन अधीन तन एक चित दो ध्यान, देखत में सावधू लगे पर निपट की पारखान। तो बगुला, देखिए बगुला है वो पानी में एक निगाह करके खड़ा होता है, लेकिन उसकी निगाह दोनों साइड होते हैं। अगला है, गोल मटोल और छोटा मोटा हरदम वह जमी का लोटा, खुसरो कहे नहीं है झूठा जो न बूझे अकल का खोटा। तो देखिए अमीर खुसरो की ये पहली है, इसमें इसी में आंसर आ जाता है। तो ये अंतरलापी का पहली है और बहिर्लापी का, तो ये अंतरलापी का पहली है क्योंकि इसी में आंसर है, तो लोटा आएगा। अगला है, एक गुनी ने एक गुण की ना, हरियल पिंजरे में दे देना, देखा जादूगर का हाल, डाले हरा निकाले लाल। देखिए पान संबंधित आएगा। पान है उसको मुख में डालते हैं तब क्या होता है? हरा होता है, लेकिन जब उसको बाहर थूकते हैं लोग तो वो लाल होता है। अगला है, खुसरो के समकालीन मुख्यतः काव्य जगत की भाषाएं कौन सी थी? ब्रज भाषा थी, राजस्थानी बोली, खड़ी बोली थी। तो देखिए ब्रज भाषा भी थी, राजस्थानी बोली भी थी, अवधी थी, लेकिन खड़ी बोली नहीं थी क्योंकि खुसरो की पहेलियों मुकरियों उनमें ही खड़ी बोली मिलती है, बाकी सभी में नहीं मिलती है। तो 2, 3, 4 आपका आंसर ठीक है। खुसरो में हिंदी खड़ी बोली की विशेषताएं क्या है? खुसरो की जो हिंदी आधुनिक खड़ी बोली है उसका पर्याप्त साम्यता रखते हैं, बिल्कुल ठीक है। खुसरो में हिंदी के भारतीय आर्य भाषा के लगभग सभी ध्वनियों का प्रयोग है, ये गलत है, सॉरी ये सही है। अगला है, कारक मुक्त शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए इसमें कारक मुक्त शब्द है उन्हीं का प्रयोग हुआ है। सर्वनाम में मोही वाक्य आदि रूप मिलते हैं। तो देखिए 1, 2, 4 बिल्कुल ठीक है, जबकि 3 आपका गलत है क्योंकि कारक मुक्त शब्दों का प्रयोग नहीं मिलता जबकि मिलता है। विद्यापति अपने वियोग वर्णन में उतने सफल नहीं हुए जितने संयोग वर्णन में। तो देखिए ये किसका कथन है? तो रामकुमार वर्मा का। विद्यापति अपने वियोग वर्णन में उतने सफल नहीं हुए जितने संयोग वर्णन में हुए हैं, संयोग श्रृंगार वर्णन में। तो ये रामकुमार वर्मा का कथन है। अगला है, विद्यापति ने विरह का ऐसा मर्म स्पर्शी चित्रण किया है कि हृदय का हार कर रह जाता है। तो हृदय वो हार कर रह जाता है, ये डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित का कथन है। विद्यापति ने विरह का ऐसा मर्म स्पर्शी चित्रण किया है कि हृदय को हार कर रह जाता है। तो ये आनंद प्रकाश दीक्षित का कथन है। अगला है, संकय वाणी बहुन न भावे, पाऊ रस को मग्न पावे, देसिल बैना सब जन मीठा, ते तसन जपहु अवट्टा। उपयुक्त पंक्ति में विद्यापति क्या कहना चाहते हैं? बहुत से लोग संस्कृत भाषा नहीं जानते हैं, बिल्कुल ठीक है। प्राकृत के रहस्य को समझा नहीं जाता, ये भी ठीक है। मैं अवहट में रचना करना पसंद करता हूँ, तो ये भी ठीक है। देसी भाषा सभी को अच्छी लगती है, गलत है। 1, 2, 3, 1, 2, 3 कहाँ पे है? तो 1, 2, 3 आपकी ए ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, विद्यापति की काव्यगत विशेषताएं कौन सी है? विद्यापति ने नायिका में वय संधि सौंदर्य का अद्भुत वर्णन किया है, तो ये बिल्कुल ठीक है। विद्यापति में पदावली में अर्थालंकारों की अपेक्षा शब्दालंकारों का प्रयोग हुआ, बिल्कुल ठीक है। विद्यापति ने पदावली में मुख्यतः वर्णिक छंदों का प्रयोग किया है, ये कथन गलत है। विद्यापति की पदावली में केवल शब्द शक्ति का अभिधा रूप ही देखने को मिलता है, तो ये भी गलत है। व्यंजना भी मिलती है इसमें शब्द शक्ति। तो देखिए ए और 2 आंसर आएगा। अंग ही अंग अनंग मुरझायत, हेरई पंडई अधीर, मनमथ केटी मथन करू ते जन, हे से हरी हेरी नहीं मदिगिर। विद्यापति यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? तो विद्यापति यहाँ पे राधा के सुंदर अंगों को देखकर कामदेव भी अधीर हो गए हैं, ठीक है। राधा के सौंदर्य के सामने अप्सराएं भी फीकी पड़ जाती हैं। श्री कृष्ण के सामने करोड़ों कामदेव की सुंदरता फीकी है, वे राधा को देखकर भूमि पर गिर रही हैं, बिल्कुल ठीक है। तो 1 और 3 आपका आंसर ठीक है। अगला है, विद्यापति की पदावली में मुख्य क्या है? तो देखिए वे संधि भी है, नक्षिक वर्णन भी है, रहस्य भावना नहीं है, अभिसार है, तो 1, 2, 4 आएगा। विद्यापति की काव्य पंक्तियों में उनके विषय का मिलान करना है आपको। शैशव यौवन दुहु मिली गेल, सवनक पथ दुहलोचन गेल। तो इसमें क्या है?
142 का आंसर है इसमें। तो देखिए जो वे संधि है उससे संबंधित है। जत देखत तत कहे न पारी, छव अनुपम एक साया, तो ये नक्षिक से संबंधित है। तीतल बसंतौ ना लागू, मुनिक मानस भव मन भव जावू, तो ये किससे संबंधित है? ये सद्य सनाता से संबंधित है। चंदा जागी उग आजुक रति, पिया के लिखी है पठाव पाती, तो ये किससे संबंधित है? ये अभिसार से संबंधित है। तो 2 3 1 5 2 3 1 5 कहाँ पे है? 2 3 1 5 आपके सी ऑप्शन में। अगला है अविनाशी दुल्ला कभी मिलो भक्तन के रचपाल, तो अविनाशी दुल्हा कभी मिलो भक्तन के रचपाल, ये किससे संबंधित है? तो ये परमात्मा को के मिलन की चाह है। अखियां तो झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जिबड़िया छाला पड़ा राम पुकार पुकार, तो ये क्या है? विरह का मानवीकरण है। अगला है दुल्हन ते ही पिए के घर जाना, काहे रोवे काहे गावे कहो करत बहाना, तो ये किससे संबंधित है? ये प्रतीकात्मक काव्य शैली है। अब ते ही जान न देहूँ राम पियारे, जू भावे त्यों होई हमारे, तो ये किससे संबंधित है? ये मिलन के आनंद से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे आएगा 4 1 2 3 4 1 2 3 आपका कहाँ पे है? ये डी ऑप्शन में, ठीक है, डी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में यह कथन किसका है? भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने का है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। देखिए भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने का है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला है रासों को काल, रचना और भाषा के आधार पर अप्रमाणिक नहीं कहा जा सकता, यह कथन किसका है? रासों को काल, रचना और भाषा के आधार पर अप्रमाणिक नहीं कहा जा सकता, यह कथन किसका है? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा का है। अगला क्वेश्चन है भय प्रात रतिय जू रत दिशे, चंद मंदय चंद्यो, भर तमस तापस सूर बर भरी, रास तामस छंद्यो, काव्यांश में कवि चंद्रप्रदाय ने किस छंद का प्रयोग किया? तो दंडमाली छंद का प्रयोग किया है। निम्न में से कौन सा कवि चंद्रप्रदाय के विषय में असत्य है? देखिए रासों के अनुसार चंद्रप्रदाय की जन्म का विक्रमी संवत 1206 हुआ है, बिल्कुल गलत है। गार्षद तासी ने ये बिल्कुल सही है। गार्षद तासी ने चंद्रप्रदाय को हिंदी का प्रथम कवि माना है, तो गार्षद तासी ने चंद्रप्रदाय को नहीं माना है। देखिए चंद्रप्रदाय को किसने माना है? अगर आपको याद होगा चंद बंद मतलब मिश्र बंधुओं ने। निकुंबला देवी चंद्रप्रदाय की इष्ट देवी थी, तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्या पूछा है? असत्य, तो ये भी असत्य है, ये भी असत्य है। चंद्रप्रदाय 6 भाषा के ज्ञाता थे, तो बिल्कुल उनको 6 भाषाओं का ज्ञान था। तो आपका 1 और 2 बिल्कुल ठीक है, 1 भी ठीक है, 4 भी ठीक है, जबकि 2 और 3 आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है तब कहे जेत पवार सुनहु पृथ्वीराज राजमत, जुहू शाही गोरी नरेंद्र लाहौर कोटगत, उपयुक्त पंक्तियों में जैत प्रमाण में अपना ना क्या मत रखा है? पृथ्वीराज को लाहौर दुर्ग में चला जाना चाहिए, और क्या पूछा है? कौन सा मत रखा है? तो देखिए जो पृथ्वीराज लाहौर है, पृथ्वीराज को लाहौर दुर्ग में चला जाना चाहिए, ठीक है। पृथ्वीराज को गोरी के साथ संधि कर लेनी चाहिए, ये नहीं था। पृथ्वीराज को लाहौर जाकर शाह गोरी से युद्ध करना चाहिए, ठीक है। शाह गोरी को लाहौर में पकड़ कर लेना चाहिए, तो देखिए ये गलत है। तो 1 3 बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 1 3 ठीक है। 149 पृथ्वीराज रासो के अनुसार कवि चंद्रप्रदाय के साहित्यिक परिचय से संबंधित कौन सा कथन सही है? रासो ग्रंथ के कवि ने प्रकृति के मात्र आलंबन और उद्दीपन रूपों का वर्णन किया है, तो देखिए आपका ए ठीक है। पृथ्वीराज रासो मुख्यतः वीरगाथात्मक काव्य है, बिल्कुल ठीक है। पृथ्वीराज रासो के कवि दोहा और दनाक्षरी छंद में मुख्य रूप से प्रयोग करते थे, देखिए ये गलत आएगा। दोहा और दनाक्षरी ये छप्पे कोटक इस प्रकार से करते थे। रासों में रेवा तट के कवि चंद्रप्रदाय ने अपनी ज्योतिष विद्या में पारंगत होने का परिचय किया, बिल्कुल ठीक है। तो 1 2 4 आएगा, 3 इसमें नहीं आएगा। अगला है रेवा तट सर्ग के पात्र कौन है? इच्छनी है पद्मावती, चंद पुंडीर, जैत परमार, तातार खां संयोगिता, चामन राय और गुज्जर। तो कौन कौन है? देखिए यहाँ पे जो आपका चंद पुंडीर जैत परमार है, पूछा है आपसे पात्र
और तातार खां और संयोगिता भी हैं। चामन राय और गुज्जर, ये भी ठीक है। देखिए संयोगिता का वर्णन शायद यहाँ पे नहीं आता है रेवा तट में, बिल्कुल गलत है ये, संयोगिता का वर्णन नहीं आता है, जबकि चंड पुंडिर और जैत परमार और चामन राय और गुज्जर, तो 2 और 4 बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेवा तट में जो मन करो अब अबू गज झुंड, यह बात पृथ्वीराज को किसने कही थी? चामन राय ने कही थी। बिंद लटलाट प्रसेद कर्यो शंकर गजराज, ओरापति धरी नाम दियो चढ़ने सुरराज। उपयुक्त पंक्तियों के प्रसंग कौन है? जहां चामन राय को पृथ्वीराज के हाथियों की उत्पत्ति के विषय में बताया था। ठीक है, 152 में आपका ए आंसर है। शंभरी नरिंद कवि चंद कही सुर गईंद इम भू रहिए, पंक्ति में सुर गईंद कौन है? तो देवताओं के वाहन हाथी। पृथ्वीराज रासो की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं? पृथ्वीराज रासो को डिंगल साहित्य का सर्वप्रथम प्रधानक काव्य कहा जाता है, तो ये आपका बिल्कुल ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रासो की भाषा बेठिकाने की है, उसमें व्याकरण आदि की कोई विशेषता नहीं है, ये भी ठीक है। पृथ्वीराज रासो मूल रूप से वीर रस प्रधान काव्य है। रासो में छंद संगठन काव्योचित नहीं है, तो देखिए ये आपका गलत है। 1, 2, 3 बिल्कुल ठीक है, तो 1, 2, 3 कहाँ पे आ रहा है? 1, 2, 3 आपके डी ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन है, आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन रेवा तट के संदर्भ में सत्य है? रेवा तट सर्ग में रेवा शब्द ताप्ती नदी का पर्याय है। ठीक है, क्या पूछा है? सत्य कथन, तो देखिए ये गलत है। रेवा तट में पृथ्वीराज संयोगिता के साथ आखेट करने जाते हैं, बिल्कुल गलत है। रेवा तट सर्ग का अधिक अंश युद्ध का वर्णन है, बिल्कुल ठीक। रेवा तट में पृथ्वीराज चामन राय के आग्रह पर हाथियों का शिकार करने के लिए जाते हैं, तो 3 और 4 बिल्कुल ठीक है, और 3, 4 कहाँ पे है? ए ऑप्शन में। ठीक है, 155 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं, इसमें कम से कम 250 या 300 क्वेश्चन के लगभग हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन करेंगे हम अगली क्लास में। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।